अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथ 302 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, इनको मैथ 302 समझ नहीं आ रहा, तो चलिए आज के हम इस सीरीज में फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको जीटीपी असाइनमेंट टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो तो काइंडली सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। पहला हमारे पास है जी स्टैटिकल डेटा। Information is collected by the government and department and marketer, researcher, opinion and other information then has to be organized and present in a way that is easy to understand. जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मार्केटर रिसर्चर और अदर इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट करने वाले होते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फिर उसको एक ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब एक तरतीब के साथ देते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन समझ आ जाए, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं इजी वे पे, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिकल डेटा। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो डेटा कलेक्ट करती है उसको ऑर्गेनाइज करे और उसको रिप्रेजेंट करे इजी वे में, उसको हम कहेंगे स्टैटिकल डेटा। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक फॉर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, जियोग्राफिकली, क्रोनोलॉजिकल एंड बाय टाइम ऑफ अकर। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी मतलब क्वालिटी से निकला है, तो जो चीज आपके क्वालिटी में आएगी वो आपकी क्वालिटेटिव डेटा में आएगी। आगे क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि मिकदार, जो चीज आपकी मिकदार मतलब ऐसी चीज जो आपकी नंबर में मेजर हो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। जियोग्राफिकली मतलब जो लोकेशन के लिहाज से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। बाय टाइम, जो टाइम सीरीज के लिहाज से हो तो वो हमारे पास टाइम बाय टाइम्स ऑफ अकर। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। हमारे पास देयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, वन वे, टू वे एंड थ्री वे। तो वन वे में जब क्या होगा, हम एक कैरेक्टरिस्टिक को लेंगे तो वो हमारे पास होगा वन वे। जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक को एट अ टाइम लेंगे तो हमारे पास टू वे हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम थ्री वे कैरेक्टरिस्टिक को लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा थ्री वे। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये टेक्स्ट है सेमी टेबुलर डेटा इन अ रो। इसमें आप सारे आपने पढ़ लेने हैं। इसमें जो सेमी टेबुलर है जिसमें डेटा होता है रो की फॉर्म में, वो हमारा होता है सेमी टेबुलर डेटा, तो वो हमारी प्रेजेंटेशन। बाकी जो है आपको पता ही होंगी। उसके बाद टाइप ऑफ ग्राफ, ये आपने पढ़ लेने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पिक्चर ग्राफ एंड पिक्टोग्राफ। ईच ग्राफ इज रिप्रेजेंट बाय द प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पिक्चर, यानी कि देखिए आप ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर 6 से 9 यानी कि रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पास 4 कार्ड रिप्रेजेंट कर रही है 6 से 9 की टाइमिंग। इसी तरीके से 4 से 5 रिप्रेजेंट कर रही है, ये 1.5 कार्ड रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से ये जो होगा वो पिक्टोग्राफ होगा। सेक्टर ग्राफ आर यूज द डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन डिफरेंट सेक्टर। जब हम सर्कल को डिवाइड करते हैं डिफरेंट हिस्सेस में, उसको हम कहते हैं सेक्टर ग्राफ, यानी कि सेक्टर को जो हमारा सर्कल उसको सेक्टर के लिहाज से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सर्कल में 36 डिग्री होती हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये उन्होंने हमें यहाँ बताया हुआ, ये देखें सर्कल के डिफरेंट उन्होंने वो किए हुए पार्ट्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे उन्होंने हमें बताया है कि लाइन ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ द मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफ। अ लाइन ग्राफ प्लॉट दैट आर एस पॉइंट एट द पॉइंट दैट इंडी, यानी कि आपने क्या करना है कि ये चीज है, आपने यहाँ से इसको मेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइन लेकर इसके साथ आपस में मेजर से सिंपल बार ग्राफ बनाते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा लाइन ग्राफ। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 20 की तरफ। यहाँ उन्होंने हमें लाइन पैराग्राफ कहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज पैराग्राफ है। इसमें हमने बताया है कि एक साइड पे डेथ मेयर की है और एक साइड पे हार्ट की डिसीज की वजह से डेथ हुई वो मेयर की है। तो ये बता रहे हैं कि ये इस पैराग्राफ में जैसे लाइन से शो हुआ हुआ है, पॉइंट के लिहाज से लाइन्स लगी हैं और लाइन से शो हो रहा है इस ग्राफ में। तो आपने ये चीज़ उन्होंने हमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास जनरल टेंडेंसी। यहाँ से हमारा जो होता है पार्ट स्टार्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो आपके जनरल टेंडेंसी वाला चैप्टर है इसमें से जो 4 या 5 चैप्टर बनते हैं उसमें से एक शॉर्ट या लॉन्ग लाजमी आता है। मोस्टली ऐसा भी होता है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ जाए। The term general tendency refer to the middle value, sometime a typical value of the data। जो middle value होती है वो represent करती है central tendency को। Near of central tendency are the near of the location of the middle the central tendency। The mean is the most commonly used measurement of central tendency। जो central tendency के अंदर जो हमारे पास measure करने की tendency है वो हमारे पास में mean जो है वो बहुत most important tendency है। उसके बाद है mean। The mean is typically what is the mean by the word average। जो arithmetic mean है वो रिप्रेजेंट करता है हमें एवरेज को।
द मीन इज परहैप्स द मोस्ट कॉमन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द मीन ऑफ द वेरिएबल। अब उन्होंने हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो हम मीन निकालते हैं वो हमारा है द सम ऑफ ऑल वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ ऑल इट वैल्यू का मतलब ये है कि जितनी भी हमें डेटा के अंदर वैल्यू दी हैं उसको हमने ऐड करना है। जैसे कि यहाँ हमें दी हुई है 4, 5, 6, 7, हम चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा द सम ऑफ ऑल वैल्यू, क्योंकि हर एक नंबर एक वैल्यू है तो इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यू। अगला है द नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर क्या है वैल्यू का, यानी कि ये एक वैल्यू होगी, ये दो वैल्यू होगी, ये तीन वैल्यू होगी, ये चार वैल्यू होगी। तो इस डेटा में जो इसकी नंबर ऑफ वैल्यू है वो हमारा 4 है। सम इसको हम करेंगे तो हमारे पास 9, 6, 9, 5, 4 और 5 9 और 5 और 6 15, 16 और 7 15 और 70 हमारे पास 22 आ जाएगी, यानी कि 22 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ उन्होंने एग्जांपल दिया 4, 8, 9। इसी तरीके से हमने इस वैल्यू को ऐड किया 4 + 8, 9 और हमारे पास कितने नंबर है 1, 2 एंड 3 नंबर को डिवाइड कर दिया 3 से और हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल आ गया 7। तो इसका जो फार्मूला लिखा जाता है वो फार्मूला ये लिखा जाता है समीशन x डिवाइड बाय द n। ऑटोमेटिक मीन का क्या फार्मूला है, समीशन x एंड डिवाइड बाय द n। लेकिन ये क्या है अनग्रुप डेटा में है, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा में है। और अब क्या हमें क्या पता चलेगा कौन सा डेटा ग्रुप डेटा है कौन सा अनग्रुप डेटा है। बेसिकली वो डेटा जो हमारे टेबल की फॉर्म में होता है जिसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो हमारा होता है ग्रुप डेटा। लेकिन जो डेटा हमें ऐसे ही दिया जाता है वो हमारा होता है अनग्रुप डेटा। नीचे उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है। इसी तरीके से उन्होंने 5, 58, 69, 7 सबको ऐड किया तो हमारे पास सम आया 5, 9, 8 और इनकी वैल्यू काउंट कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वैल्यू। जब 8 को डिवाइड किया तो हमारे पास 7.4 हो गया। और जो हमारी जो नंबर ऑफ वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। उसके बाद है मीडियम। Another typical value of the medium. To find the medium of the number of the value, first arrange the data in ascending and descending order that create in the middle value. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है उसको हमने पहले छोटे से बड़े की तरफ जाके हमने उसको अरेंज कर लेना है। मतलब 3 के आगे आगे जितना भी है असेंडिंग ऑर्डर पे हमने कर लेना है। उसके बाद हमने देखना है कि अगर डेटा जो है ओड फॉर्म पे है तो हमें उसकी दरमियान वाली वैल्यू कैसे पता चलेगी। देखें अगर हमारा डेटा 9 वैल्यू के, यहाँ एग्जांपल दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यू है तो 4 वैल्यू यहाँ से हम करें तो 4 वैल्यू यहाँ से करें तो हमारा क्या बनता है 19 क्या बनता है हमारा मीडियम बनता है, क्योंकि मिड वैल्यू हमारे पास 19। अगर इन केस करें हमारा जो है मीडियन है वो इवन है 10 वैल्यू होती हैं तो हम इसको कैसे मालूम करेंगे। अब यहाँ देखें हमारे पास डेटा इवन में है 2, 3, 4, 6, 7 यानी कि हमारे पास वैल्यू है 6 है। तो इसका अगर हम मीडियम निकाल लें तो हमारे पास 4 और 6 मिड की वैल्यू क्या आ रही है 4 और 6। 2 हमने यहाँ से माइनस किया 2 हमने यहाँ से काट कर दिया 4 और 6। हमने क्या करना है 4 और 6 को लेकर नीचे ले आना है और उसको प्लस कर देना। जो मिड की वैल्यू होंगी इवन के अंदर वो हमने 4 + 6 का डिवाइड बाय 2 कर देना है। जब हमने 6 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10 को डिवाइड किया हमने 2 के साथ तो हमारे पास 5 आ गया। ये तब होता है जब डेटा जो होता है हमारे पास इवन फॉर्म में। अगर ओड फॉर्म में हो तो डायरेक्टली हमने जो मिड की वैल्यू होगी वो हमारी ओड में डायरेक्टली जो हमारी मिड की वैल्यू होगी वो हमारे मीडियन होगी। उसके बाद हमारे पास आता है मोड जैसे कि एक ही डेटा के अंदर एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है तो वो हमारे पास क्या आती है मोड आता है। जैसे कि यहाँ 2 भी है 1 भी है तो 1 ज्यादा दफा आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम 1 आ रहा है तो इट्स मीन के मोड हमारा इस डेटा में 1 है। उसके बाद ये नीचे कुछ दी है इसको आपने स्किप कर देना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा हम कैसे करते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास 4 मेथड हैं। द ऑर्डर, अरेंज एंड स्टेम लीव डिस्प्ले, यानी कि हमने डेटा को अरेंज करना है, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड स्टेम लीव डिस्प्ले। सो स्टेम लीव डिस्प्ले में करना है। टेबुलेटिंग इन ग्राफिकल न्यूमेरिकल डेटा, या तो टेबल के फॉर्म में लिखें या ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की आगे बहुत डिटेल से आएगा, मैं आपको बताऊंगी। और ये आपके साथ ये जो लिखी है टेबल, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें कौन सा आता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आपको पता ही है। आगे हमारे पास है स्टेम लीव डिस्प्ले। इसमें क्या करते हैं जो हमारा डेटा है उसको हम स्टेम और लीव में रिप्रेजेंट कर देते हैं।
मतलब जो हमारा डेटा है पहले हम उस डेटे को असेंडिंग और डिसेंडिंग में पहले करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। उसके बाद हमारा जो डेटा है उसमें हमने देखना है कि इसमें स्टेम कौन से लीफ कौन सा, इसमें इस तरह हमें पता चलता है। जैसे इन्होंने ऊपर डेटा दिया, डेटा इन अ रो टेबल में दिया, हमने नीचे हमें क्या कहते हैं अरेंज कर लिया। अब हमने देखना है कि 2 वाली वैल्यू कितनी है। ये देखें 3 6 वैल्यू है, तो हम इसमें 2 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो 2 बार बार आ रहा है, कॉमन आ रहा है 7 वैल्यू में, तो हमने क्या करना है 2 को बना लेना स्टेम, और इसके पत्ते आगे से हमारे पास क्या 1 4 4 6 7 7 जो इसकी सेकंड अमाउंट होती है वो हमारी लीफ में आ जाती है। इसी तरीके से हमारे पास 3 वाले 3 है, तो 3 जगह कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 को यहाँ कर स्टेम बना लिया। और उसके बाद हमारे पास 0 2 8 हमारे पास क्या गया लीफ। 41 हमारे पास 1 था, 4 को हमने स्टेम बना लिया और 1 को हमने लीफ बना लिया। तो स्टेम लीफ डिस्प्ले आपसे कोई भी एमसीआई शॉर्ट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि आप स्टेम लीफ में रिप्रेजेंट करें, उसको कैसे करें, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं समझ आता फिर भी पूछ सकते हैं। जो ऊपर साइड डिटेल इसकी ये लिखी हुई, इसको कैसे डिस्क्राइब करना है, कैसे इसको बनाना है। अगला है टेबुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। इसमें हमसे पूछा जाएगा आपसे कि क्या इसके जो है कैसे बनाते हैं न्यूमेरिकल डेटा, क्या स्टेप है। पहला है सॉर्ट रो डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है फाइंड रेंज। फाइंड रेंज करने का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास आता है फाइंड रेंज। जैसे कि उन्होंने ऊपर दिया, इसमें जो सबसे कम वैल्यू है तो वो हमारे पास क्या है 12, और सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास है 58, तो मैक्सिमम वैल्यू 58 माइनस 12 हमने मिनिमम वैल्यू से कर, हमारे पास 46 आ गया। फिर हमने क्या सिलेक्ट नंबर ऑफ क्लासेस, हमने नंबर ऑफ क्लासेस सिलेक्ट करनी है। मोस्टली 5 और 15 होती है, अपने माइंड में रखनी है। अगर डेटा टू मच लेंथी है तो आप 15 करेंगे, लेकिन अगर डेटा नॉर्मल और छोटा है तो आप उसकी 5 बनाएंगे, उसकी क्लास बनाएंगे। आप क्लास की विड्थ, क्लास की जो है विड्थ है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने रेंज को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ क्लासेस में। तो 4 जैसे हमारे पास 446 हमारे पास रेंज आई थी, नंबर ऑफ क्लासेस 5 आए थे। ये फार्मूले आपने याद रखने हैं, एमसीक्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। 9.2 यानी कि जो हमारे जो हमारी क्लास बनेगी उसमें हमारा 10 का गैप होना चाहिए। 9.2 अगर 2 है तो इसको हमने राउंड ऑफ कर देना है 10 के साथ, तो राउंड ऑफ करेंगे 10 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जी डिटरमाइन क्लास बाउंड्री लिमिट। डिटरमाइन करनी है क्लास बाउंड्री कैसे बनानी, जैसे कि हमने ऊपर तो उसकी हमने कह दिया कि हमने 5 क्लासेस बनानी है और हमने जो इसकी विड्थ है वो 10 रखनी है। तो 5 क्लासेस बनाएंगे तो हमने क्या करना, पहले हमने 10 में से 10 ऐड किया तो हमारे पास 20 बन गया। फिर 10 में 20 30 ऐड किए क्योंकि हमने 10 का गैप रखना था ना, तो सब में 10 का गैप देंगे तो उसके तो हमारे पास क्लासेस बन जाएंगी। उसके बाद है कंप्यूट क्लास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जो लोअर लिमिट होती है प्लस अपर लिमिट होती है वो हमारे पास होती है मिड पॉइंट। तो आपके पास डेटा ऐसे गिवन होता है 10 या 9 20 एंड 29 39। तो ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास बाउंड्रीज, इसमें जो 10 है ये हमारे पास क्या है लोअर लिमिट है, क्योंकि हमने इसका निकालना है मिड पॉइंट। तो लोअर लिमिट हमारे पास 10 है और हमारी अपर लिमिट क्या है 19 है। तो हमने 10 और 19 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 29। 29 को डिवाइड बाई 2 से किया तो हमारे पास 40.5 आ गया। तो यहाँ का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास आएगा 14.5। और इसी तरीके से हम 20 प्लस 29 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। 49 को डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 20.4, कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो अभी 244 करें, आपने चेक कर लेना एग्जैक्ट यही है या नहीं, क्योंकि मैंने तो एस्टिमेट लगाया है। तो 24.4 हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हम बारी बारी वैल्यू का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। आगे हम आते हैं, यहाँ मैंने हमें एग्जांपल दी हुई है 24.5, 30 को दिया 30.9, ये आपने देखना। उसके बाद है कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज की। कंप्यूट क्लास बाउंड्रीज हमने करनी है, तो वो हमने क्या करी, लोअर लिमिट इज 10 एंड हायर लिमिट इज 19, ठीक है। वी राइट द फर्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 19। इस तरह हमने इनको क्लास इंटरवल बना लेनी। जैसे सिमिलरली हमारे पास हमने ऊपर नीचे बता दे गैप इतनी क्लासेस बनानी है, तो हमने उसके ऊपर एक डैश से डालकर 29 को दे देना है। और ये सारी चीज़ें जो आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखी, ये वही चीज़ें जो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। उसके बाद हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा डेटा ऐसे डेटा होता है और इसमें यहाँ लिखा होता है क्लास बाउंड्रीज या क्लास इंटरवल, और यहाँ लिखा हुआ होता है एफ। ये जो इसका मतलब है कि 10 से 19 के अंदर जितनी भी वैल्यू आई हैं वो 3 वैल्यू आई हैं।
इसी तरीके से 20 और 29 के अंदर जितनी वैल्यू आई है वो 6 आई हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें क्लास इंटरवल के अंदर कितनी वो वैल्यू कितनी टाइम्स आई हैं, तो वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, टोटल फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि 3 है और इसका टोटल करेंगे तो आपके पास 20 है, तो 3 और डिवाइड बाय 20 को हम करेंगे तो हमें बस आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद परसेंटेज में हम मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो 100 के साथ आ जाएगा। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसे डेटा दिया हुआ होता है, ठीक है, और इस डेटा के आगे लिखा होता है 3, 6, 5, 4, ये सारी चीजें लिखी, तो हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली क्लास इंटरवल है नीचे वाली क्लास फ्रीक्वेंसी के साथ प्लस कर देंगे, देखिए 3 है, 3 नीचे ले आए प्लस हमारी जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो ऐड करके 9 आ गया, फिर इसकी नीचे वाली की फिर 3 लेके फिर 6 इसकी लेकर फिर 5 इसकी क्लास थी फ्रीक्वेंसी थी वो सारी ऐड करके 40, यानी कि हम जो नीचे जाते थे सारी जो फ्रीक्वेंसी उसको ऐड करते जाते हैं ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी को हमको कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास आगे आता है जी ग्राफ के आते हैं कि ग्राफ वगैरह है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी की क्या मेजरमेंट है, ऑटोमेटिक मीन है, सिंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन है। जो अनग्रुप डेटा होता है उसमें सिंपल मीन भी होता है, पॉपुलेशन मीन भी होता है, ऑटोमेटिक मीन को ग्रुप डेटा भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेज मीन, ये सारे मीन्स आपने इनको देख लेना फिर अपने माइंड पे रख लेना। उसके बाद पहला है हमारे पास एवरेज। यहाँ जितनी भी डिटेल लिखी है ये आपने याद नहीं करनी, ये सारी डिटेल जितनी भी लिखी हुई है इसमें बहुत ही कम होता है कि 1 या 2 MCQs आ जाते हैं आपके, और अगर आ भी जाते हैं तो आप इसको एक्सेल में चेक कर सकते हैं सारी डिटेल, इसलिए आपने इसको याद नहीं करना। तो यहाँ हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं, यहाँ एक्सेल ओपन की हुई है मैंने एक शीट, ठीक है, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं इक्वल डालती हूँ, आगे लिखती हूँ एवरेज। देखिए एवरेज में लिखा आर है, रिटर्न द एवरेज ट्रिमेटिक मीन ऑफ इट आर्गुमेंट विच कैन बी मेंबर एंड नेम एंड रेफरेंस देन द कंटेंट, ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चल गई इसको क्या है। आगे ये हमें कह रहा है कि नंबर 1 को सिलेक्ट करें और नंबर 2 को सिलेक्ट करें। नंबर 1 सिलेक्ट किया और आगे हमने इस पे 2 डॉट्स डाल दिए और नीचे वाले को सिलेक्ट कर हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो हमारा ये मीन मालूम हो जाता है। लेकिन इस पे इंटर प्रेस करने से पहले मैं आपको एक और चीज भी बताती हूँ, प्रेस कर ही देती हूँ, जैसे कि 5 आ गया है। अब हम दोबारा इसकी अगर फुल डिटेल आप चाहते हैं जैसे पेपर में है उस मतलब आपके हैंडआउट्स में है उस तरह निकालने के लिए, तो आप यहाँ एवरेज टाइप करें। यहाँ मैं एवरेज टाइप करती हूँ और यहाँ इस पे निकालेंगे, आपके पास ये कुछ टाइम लेगा और सारा लोड होकर जितना भी आपके हैंडआउट में लिखा है इसके रिलेटेड वो सारा आ जाएगा जो इस चैप्टर के अंदर है। ये देखें ये लिखा हुआ है किस मकसद के लिए यूज होता है, डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई आ रही है आपसे, उसके बाद सिंटैक्स भी लिखा हुआ है, नंबरिंग 1 एग्जांपल A to Z लिखा हुआ है, तो इसलिए आपने इसको स्किप कर देना और आपने देख लेना इसको एक्सेल से। आगे हमारे पास ये सारी जो चीजें हैं सारा कुछ एक्सेल से प्रोवाइड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह दी है तो फ्रीक्वेंसी भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, और यहाँ हमें डेटा एरा एंड बिन एरा दिया हुआ तो ये भी हमें इस एक्सेल के अंदर भी प्रोवाइड होगा। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट किस लिए किया जाता है। उसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं, इसकी डिटेल निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर हम इसकी डिटेल निकालेंगे। यहाँ भी हमें एवरेज की शो कर, ये यहाँ हमें अब इसने थोड़ा टाइम लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी की शो करवा दी। यहाँ सिंटैक्स हमें मिलेगा, ये देखें डेटा एरा बिन और बिन एरा की हमें डेफिनेशन भी मिल जाएगी। तो मोस्टली हम MCQs में कह रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास लेसन 26 स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं। यहाँ वही फ्रीक्वेंसी की चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पोलोगोन इज अ लाइन ग्राफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय जॉइनिंग विद अ स्ट्रेट लाइन। एब्सेसर इज द मिड पॉइंट एंड द एब्सेसर इज द क्लास इंटरवल। इंपॉर्टेंट है, एब्सेसर किसे कहते हैं, मिड पॉइंट को, एब्सेसर किसे कहते हैं, क्लास इंटरवल को। और ये जो यूज होता है इसे ज्वाइन करता है 2 लाइन को, ठीक है। इज ऑब्टेन फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पोलोगोन हमें देता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये ज्वाइन करता है 2 लाइन में। इसमें एक एब्सेसर होता है, एक एब्सेसर होता है। एब्सेसर मिड पॉइंट होता है और एब्सेसर हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। तो आगे हमारे पास है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम पिछली वैल्यू को एड अप करते रहते हैं, तो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। Relative frequency can be converted into the cumulative frequency by adding the current frequency to the previous total, यानी कि जो हमारा previous total आ रहा है ऊपर frequency का
उसको हमने एडअप करते जाना तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कॉमुलेटिव पोलोगोन एंड ओगेव, इसको हम कहते हैं ओगेव भी कहते हैं, पॉलीगोन भी कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू इन द ओगेव इज ऑलवेज 100%। जो ओगेव की वैल्यू होती है मैक्सिमम वो आपके पास 100% होती है, तो ये आपने माइंड में रखनी है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे पास समरी टेबल। A typical summary table for investigator portfolio is given in the slide। यहाँ हम क्या कहते हैं, जब इन्वेस्टिगेटर की जो इन्वेस्टिगेट करता है, ऑब्जर्व करता है जो डेटा, उसका जो पोर्टफोलियो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या वो रिप्रेजेंट कर, उसने क्या ऑब्जर्वेशन की है। उसके बाद हमारे पास है बार चार्ट। द डेटा ऑफ इन्वेस्टिगेटर पोर्टफोलियो कैन बी शो इन द बार चार्ट। जो इन्वेस्टिगेटर जो डेटा शो करता है वो यूज करता है बार चार्ट को। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास है जी पाई चार्ट। पाई चार्ट इज अ वेरी यूजफुल डेटा टू शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस चार्ट इज मेड विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट विजार्ड, यू कैन नोट दैट द स्टॉक एंड बोर्ड। ये भी सेम वही चीज है। उसके बाद हमारे पास आती है डायग्राम। इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये डायग्राम जो है कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ये डायग्राम किस पे आते हैं, तो आपने लिख लेना है कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पे, पता है एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। आगे हमारे पास साइड बाय साइड स्लाइड है। इसमें है द सेम इन्वेस्टिगेटर डेटा कैन बी शो इन द फॉर्म ऑफ साइड बाय साइड चार्ट वेयर डिफरेंट कलर वेयर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंशिएट टू इन्वेस्टिगेटर। वहाँ हम जो शो करते हैं डेटा वो एक टाइप होता है, यहाँ हमने क्या डेटा करना है, हर इन्वेस्टिगेट का डेटा उनके ए बी सी डी है, तो इनकी मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन है, तो इन सब की इन्वेस्टिगेशन को, एक बंदे के इन्वेस्टिगेशन को एक कलर शो करना है, दूसरे बंदे की इन्वेस्टिगेशन को दूसरे कलर से शो करना है। आगे हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन एज अ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ विजुअल वैल्यू। ज्योमेट्रिक मीन निकालने का क्या तरीका है, जितने भी हमारे पास एक्स होंगे, यानी कि जैसे आपको मैंने बताया था नंबर होंगे, यहाँ हमारे पास 130, 140 और 160 है, तो ये हमारे पास क्या है, एक्स है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना, यानी 130 को मल्टीप्लाई 140 से, 140 को मल्टीप्लाई 160 से। तो जितने भी हमारे पास ये वैल्यू मतलब n 1 बाय n निकालना है, तो 1 बाय n कैसे होगा, जैसे मैंने कहा था नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास होते हैं n, तो यहाँ कितनी वैल्यू 1 2 and 3 ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास। तो x वैल्यू हमने 130 कर लिया, 140 160 को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर हमने देनी है 1 3 की, जो पावर 1 n की 1 और 3, जैसे ये साइन कैलकुलेटर में बना होता है पावर का, तो इससे आपने प्रेजेंट क्लिक करके लेना है। जैसे 130 140 160 को जब मल्टीप्लाई करेंगे देन आपने उसी के आंसर के ऐसी पावर देना है, पावर देनी है। वो पावर देकर उसके बाद आपने 1 डिवाइडेड बाय 3 पहले ही कर लेना, ये कर लेना, जो आपकी अमाउंट आएगी जो 0.33 समथिंग आती है, उससे आपने इसको पावर देकर आपने करना है, तो आपके पास 142.8 आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास हार्मोनिक मीन। इसमें भी हमने क्या करना है, n है, उसके बाद हमने क्या करना है, n हमारे पास यहाँ कितनी है 1 2 3, और हमने नीचे निकालना है 1 बाय टोटल ऑफ x, यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास पहली वैल्यू 10 थी, 1 बाय 10 कर लिया, प्लस 1 बाय 8 कर लिया, और फिर 1 बाय 6 कर लिया। तो हमने पहले 1 बाय 10 को डिवाइड किया, जो हमारे पास आंसर आएगा वो लिखेंगे, फिर 1 बाय 8 को डिवाइड करेंगे, फिर 1 बाय 6 को डिवाइड करेंगे, और आखिर पे इन तीनों को प्लस कर कर हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 7.66 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कोटाइल। कोटाइल के निकालने का हमारे पास तरीका है, वो ऐसा डेटे को कोटाइल 4 हिस्सों में तकसीम करता है, वो हमारे पास होता है कोटाइल। तो कोटाइल 1 और कोटाइल 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। कोटाइल 1 का निकालने का तरीका कि n+1 डिवाइड बाय 4। अगर कोटाइल 3 होगा तो यहाँ हम 3 लगा देंगे, अगर फर्ज करें यहाँ हमें 8 कह रहे हैं तो यहाँ हम 3 की जगह 8 कह देंगे, जितना कोटाइल होगा यहाँ वो उतना ही नंबर वो वाला होगा। कहेंगे 10 का कोटाइल मालूम करें तो हमने 10 यहाँ डाल देना है। तो यहाँ उन्होंने हमें कोटाइल निकालने का तरीका क्या है, n हमारे पास यानी कि नंबर ऑफ कितने हैं, 4 नंबर होंगे, तो 4 लिखेंगे प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4 से करने से हमारे पास कोटाइल आ जाएगा। ये आगे हमारे पे आगे एग्जांपल में काफ़ी कोटाइल जो है आगे एग्जांपल में आपको शो होंगे, क्योंकि आगे चैप्टर में आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेरिवेशन मालूम करना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कोटाइल 1 कोटाइल 3 आपको यूज़ करने पड़ेंगे। डिसाइल में हमने क्या करना है, जो डेटा है वो 10 पार्ट में डिवाइड होता है, तो ये आपने याद रखना है फॉर द एमसीक्यू। इसमें भी क्या करेंगे, कोटाइल वाला फार्मूला जस्ट हमने वहाँ 4 पार्ट में करते हैं, यहाँ 10 पार्ट में करते हैं, इसलिए हम यहाँ 10 लगा देंगे। उसके बाद है परसेंटाइल। परसेंट आपको पता है 100 से ली जाती है, तो डेटा को 100 में तकसीम करना है, तो इसका मतलब है जहाँ 4 और 10 लगाते हैं वहाँ आप 100 लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास ये जी आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव।
जब हमारे पास ये सारी चीज़ें लेफ्ट में शो हों तो वो हमारे पास पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जब हमारे राइट साइड पे हों तो वो हमारे पास होती है नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास ये इसको आपने छोड़ देना। उसके बाद हमारे पास है ट्रिम मीन। ट्रिम मीन निकालने का तरीका क्या है? ट्रिम मीन इज अ नियर मीन सेंटर टेंडेंसी इज वन ऑफ द मॉडिफायर मीन इन विच वी सॉर्ट आउट द डेटा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एंड इक्वल नंबर ऑफ द मोड। इसमें हमने क्या करना है कि हमारे जो क्वार्टाइल 1 से बिलो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, तो यहाँ देखिए क्वार्टाइल 1 है, जो उसके बिलो डेटा होगा उसको हमने काट देना, यानी कि 2 से बिलो डेटा क्या है? क्वार्टाइल 2 है, 2 से हमने देखा 2 है, 2 से बिलो डेटा 1 है, तो इसको हम कट कर देंगे। क्वार्टाइल 3 है, तो क्वार्टाइल 3 से अबव जो डेटा है हमने उसको कट कर देना। यहाँ कोई भी डेटा अबव नहीं है, यानी कि हमारे पास 2, 3, 4, 5 मिला, तो जो हमारे क्वार्टाइल 1 से जो ज्यादा होगा वो हमने, क्वार्टाइल 1 से कम होगा वो हमने कट कर देना, और क्वार्टाइल 3 से जो हमारा डेटा आएगा बड़ा वो हमने क्या कहते हैं उसको भी कट कर देना है। तो फिर हमने क्या करना है, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू को निकाल दे, क्वार्टाइल 5 की वैल्यू के अबव निकाल दे, क्वार्टाइल 1 की बिलो वैल्यू को निकाल, तो बाकी हमारे पास 2, 3, 4, 5 बचा। हमने 2, 3, 4, 5 को प्लस करना है, और हमारे पास कितनी वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे जैसे कि हम मैथमेटिक मीन निकालते हैं। तो हमारे पास आ गया, इनको प्लस करने के बाद 4 और 3 हमारे पास 7 आ गया, 7 और 2 हमारे पास 9 आ गया, 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14, 14 को डिवाइडेड बाय 4 से करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आपके पास आएगा ट्रिम्ड मीन। तो ट्रिम मीन हम ऐसे निकालते हैं। अगला हमारे पास है विंसोराइज मीन। इसमें हमने क्या करना है, डेटा को रिप्लेस करना है। पहले हमने क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 3 निकालना है। यहाँ हमें डेटा दिया हुआ है तो मैं आपको यहीं से समझा देती हूँ। क्वार्टाइल हमने 1 सेकंड निकाला तो हमारे पास 9.2, क्वार्टाइल 3 निकाला हमारे पास 9.3 आ गया। तो हमारे पास ये डेटा था जिसको हमने अरेंज किया, तो हमें पता चला कि 9.2 ऐसा है जो हमारे पास क्वार्टाइल 1 से बिलो है, और क्वार्टाइल 3 जो है 9.9 जो क्वार्टाइल 3 से अबव है। तो हमने क्या करना है, इन डेटा को रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस हमने करना है तो हमने रिप्लेस करेंगे इसको 9.2 के साथ, और इसको क्वार्टाइल 1 के आंसर के साथ यानी कि रिप्लेस करेंगे, और इसको 9.3 क्वार्टाइल 3 के साथ रिप्लेस करेंगे। यहाँ हमने देखे 9.1 की जगह 9.2 लिखा, 9.2, 9.2, 9.2, 9.3, और यह 9.9 की जगह हमने लिखा 9.3। तो हमारे पास 6 वैल्यू थी, 6 डिवाइड बाय 6 कर दिए, इन दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय 6 किया तो 9.23 थी, तो हमारे पास था मीन मालूम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन the degree to which the numerical data tend to spread about the average is called a diversion of a data। उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ मेयर ऑफ डिवर्जन। उसके बाद हमारे पास ये कुछ है रेंज, क्वार्टाइल डेरिवेशन, मीन डेरिवेशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सारी चीजें ये आपने अपने माइंड में रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम अगली वीडियो पे करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज इसके समझ आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।